नमस्कार साथियों, मैं मनीषा बागोरा अदम्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करती हूँ। आज जो हम फिर से एक नई क्लास लेकर आए हैं और वो सी-टेट के लिए ब्रह्मास्त्र की तरह होगी। क्योंकि अभी आप लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, अब सिर्फ आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। और रिवाइज भी ऐसे करना है कि आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, बस उसको एक बार आंखों से निकालना है। तो आप अगर ये वीडियो देखते हैं तो आपका जो ये सिद्धांत है कोहलबर्ग का, जिससे एक प्रश्न जरूर आता है, चाहे लेवल 1 हो या 2 हो, किसी में भी हो, तो आपका जो है ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं हम आज कोहलबर्ग के सिद्धांत की तरफ। पढ़ेंगे हम आज कोहलबर्ग का सिद्धांत। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कोहलबर्ग ने जो ये सिद्धांत है कब दिया है, पहली बात है ना। और दूसरी बात यह है कि जो इन्होंने जो ये सिद्धांत दिया है वो किस क्षेत्र में दिया है, बालक के, है ना। तो यह जो सिद्धांत है उन्होंने नैतिकता, बालक की नैतिक विकास के संदर्भ में इस इस सिद्धांत को दिया है। इसलिए हम इस सिद्धांत को जो है कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत कहते हैं। कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत, है ना। क्या कहते हैं, नैतिक विकास सिद्धांत कहते हैं कोहलबर्ग का। ठीक है ना। अब देखो, नैतिक विकास की ये बात करते हैं, है ना। इसका मतलब ये है कि जो हम नैतिकता की जो हम कहानियां सुनते हैं उससे कहीं ना कहीं ये रिलेटेड है, और इसी को लेकर इन्होंने आगे इस सिद्धांत को बढ़ाया है। देखिए इन्होंने कैसे किया है, इन्होंने क्या किया है कि जो है 11 तरह की, है ना, 11 कहानियों को लेकर इन्होंने बच्चों के सामने उन कहानियों को सुनाया, और फिर उन्होंने 20 साल तक इस पर अनुसंधान रिसर्च किया, और फिर ये निकाला कि कोहलबर्ग का जो बालक का जो नैतिक विकास है वह किस प्रकार से होता है ना। यहाँ पर हम ये देखते हैं, और उनकी जो एक कहानी है हिंज की, वह सबसे प्रसिद्ध रही है, और उसी कहानी को बेस लेकर जो है हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने इस सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया है ना। तो हिंज की कहानी आपने सुन रखी है, फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ। हिंज जो है एक बूढ़ा व्यक्ति है ना, और वह बहुत गरीब भी है, और उसकी पत्नी जो है वह बहुत बीमार है, और उसका जो इलाज है अब वह हॉस्पिटल में नहीं हो पा रहा है, और उसके लिए एक खास तरह की दवाई की ज़रूरत उसको थी, और वो दवाई पूरे मार्केट में कहीं नहीं मिल रही थी। लेकिन एक व्यक्ति है जिसने उस दवाई को ईजाद किया है या उस दवाई को बनाया है ना। तो उसे पता पड़ता है कि उस व्यक्ति ने जो है इस दवा को बनाया है जिससे मेरी पत्नी ठीक हो सकती है। तो वह उस व्यक्ति के पास जाता है, अनुरोध करता है, और उसके पास जितने भी पैसे होते हैं वो लेकर जाता है। लेकिन क्या होता है कि वह व्यक्ति जो है, क्योंकि उसने बनाई है ना, अब उसने स्वयं अगर बनाई है तो वह चाहेगा कि जो मैं है इसकी मोटी रकम लूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत मेहनत से बनाई है ना। और उसके पास इतना पैसा नहीं था हिंजी के पास। अब क्या होता है कि वो मना कर देता है कि नहीं, मैं आपको ये दवाई नहीं दे सकता, क्योंकि आपके पास इसके लिए जो है पर्याप्त पैसे नहीं है, या आपके पास इसके पूरे पैसे नहीं हैं, और मैं इसे ऐसे ही नहीं दे सकता। हिंज ने बहुत विनती भी करी होगी उससे, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति नहीं माना, और हिंज वहाँ से चला गया। तो उसने सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरी पत्नी को जिंदा रखना चाहता हूँ, और उसे जिंदा रखना भी ज़रूरी है। तो उसने क्या किया कि वह उस व्यक्ति के घर पर गया रात को, और उसने वह दवाई चोरी कर ली। अब यहाँ से हमारे जो है नैतिकता चालू हो जाती है कि क्या हिंज ने जो दवा की चोरी करी वह सही था, या उस व्यक्ति ने पर्याप्त पैसे न होने की वजह से किसी की जान बचाना उचित नहीं समझा, और उसने अपने पैसे को प्रायोरिटी दी, तो क्या वह उचित है ना। तो ये जो हमारे सामने, जब हम क्या नहीं कर पाते हैं, जब हम किसी के बीच में निर्णय नहीं ले पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, तब हम इसे नैतिक दुविधा कहते हैं, है ना। आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो यहीं से जो है आपकी नैतिकता का जो है सिद्धांत चालू हो जाता है, और यह कहानी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हिंज की कहानी से भी आपके जो है प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। चलिए तो अब हम चलते हैं कि जो
कोहलबर्ग ने, है ना, नैतिकता का जो सिद्धांत दिया है उनके लिए उन्होंने कहा है कि बालक की नैतिकता का जो विकास होता है उसमें जो है कुछ निश्चित सार्वभौमिक अवस्थाएं होती हैं, है ना, कुछ निश्चित सार्वभौमिक अवस्थाएं होती हैं। और यह जो स्तर, उन्होंने इन अवस्थाओं के लिए 3 स्तर बताए हैं और उन तीनों ही स्तरों को कोहलबर्ग ने क्या किया है, 3 स्तर बताए हैं, 3 स्तर बताए हैं। और 3 स्तर को इन्होंने क्या किया है, 6 अवस्थाओं में, सार्वभौमिक अवस्थाओं की बात कर रहे हैं, 6 अवस्थाओं में इन्होंने बांटा है। और यह जो स्तर बताए हैं उन्होंने, यह स्तर बालक की आयु के अनुसार बताए हैं, बालक की आयु के अनुसार। ठीक है ना, तो यहाँ तक हम आगे आ गए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपकी जो 3 स्तर हैं, 3 स्तर वह कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ना। तो तीनों स्तरों की हम बात करते हैं। और पहला जो स्तर है आपका वह है प्री कन्वेंशनल स्टेज, है ना। प्री कन्वेंशनल स्टेज को हम कहेंगे पूर्व नैतिक अवस्था, पूर्व नैतिक अवस्था, प्री कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है। और दूसरी आती है आपकी परंपरागत, परंपरागत अवस्था। ये जो अवस्था है ये आपकी कब आएगी, है ना, इसको हम क्या कहेंगे, जैसे प्री कन्वेंशनल इसको कह रहे तो इसको हम कहेंगे कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है। और तीसरी आएगी आपकी आत्म अंगीकृत अवस्था। कहीं कहीं पर इस अवस्था को हम कहते हैं उत्तर परंपरागत अवस्था या उत्तर नैतिक परंपरागत अवस्था, है ना। तो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज हम इसको कहते हैं। ये तीनों ही अवस्थाएं हैं। और ये जो 3 स्तर दिए हैं, ये तीनों स्तर इन्होंने कब दिए हैं, बच्चे की आयु के अनुसार, आयु के अनुसार, आयु के अनुसार जो ये दिए हैं। अब इनकी हम आयु निकालेंगे तो यहाँ पर जो पूर्व नैतिक स्तर है या पूर्व नैतिक अवस्था है वह 4 से जो है आपकी 10 वर्ष तक काउंट करते हैं। कहाँ तक करते हैं, 4 से 10 वर्ष तक प्री कन्वेंशनल स्टेज हम इसको कहते हैं। इससे पहले जो है बच्चा पूरी तरीके से, है ना, क्या है, नैतिकता का अभाव उसमें पाया जाता है। ठीक है। दूसरी स्टेज जो हम कह रहे हैं कन्वेंशनल, है ना, तो यहाँ पर 10 से लेकर, है ना, कितने वर्ष तक, 13 वर्ष तक के बालक को हम इसमें लेते हैं परंपरागत स्तर या अवस्था के अंतर्गत। तीसरा है आपका आत्म अंगीकृत, है ना, उत्तर परंपरागत भी हम इसको बोलते हैं। ये जो अवस्था है आपकी वह आएगी 13 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक, कहीं कहीं पे 18 वर्ष भी लिखा हुआ है ना। तो ये जो आपकी अवस्था है, इसी अवस्थाओं में, है ना, अब इन्होंने क्या किया है, इन्हीं 3 स्तरों को इन्होंने 6 अवस्थाओं में बांट दिया है। अब हम देखते हैं एक एक करके कि हैं जो कौन सी अवस्था में कौन से स्तर में कौन सी अवस्था आ रही है ना, किन 2 स्तरों में बांटा है, तो वहां पर चलते हैं। चलिए सबसे पहले हम किस स्तर की बात करेंगे, पूर्व नैतिक स्तर या अवस्था। ठीक है। इसकी आयु देख लेते हैं, 4 से 10 वर्ष, यहां तक हम आ गए। अब देखो पूर्व नैतिक अवस्था जो आपकी है ना, इसमें क्या होता है, बालक में नैतिकता की कमी होती है ना। बालक पूर्ण रूप से जो है अनैतिक नहीं माना जा सकता है, लेकिन उसमें कुछ नैतिकताओं का अभाव होता है, उसमें कुछ कमी होती है इस स्टेज में। अब इस स्टेज में जो है इस स्टेज को हम 2 अवस्थाओं में बांटते हैं। ठीक है। पहला है दंड और आज्ञाकारिता की अवस्था। ठीक है। दंड और आज्ञाकारिता की अवस्था ये कौन से किस स्टेज के अंतर्गत आ रहा है, पूर्व नैतिक स्तर के अंतर्गत आ रहा है। अब देखो इसमें होगा क्या, है ना, इसमें 4 से 10 वर्ष तक का बालक है। इसमें जो हम ये कह सकते हैं कि बालक में एक तरीके का भय होगा किसी भी नियम को मानने के लिए कि अगर मैंने ये कार्य नहीं किया तो मुझे दंड मिलेगा,
अगर मैंने इस आदेश की पालना नहीं की तो मुझे दंड मिलेगा, है ना। तो ये वह स्थिति यहाँ पर आ जाती है, यानी नियम को पालन नहीं करेंगे तो दंड की प्राप्ति होगी। इसलिए इस अवस्था को क्या कहा है, दंड और आज्ञाकारिता की अवस्था कहा गया है। दूसरी अवस्था है आपकी, जिसे हम सिंपल वे में कहें, है ना, तो ये है साधनात्मक आपकी सापेक्षवादी उन्मुखता, सापेक्षवादी उन्मुख अवस्था, या सीधे तौर पे अगर ये कहें तो इसे अहंकार की अवस्था भी कहते हैं। इसके दो नाम हैं, साधनात्मक अपेक्षावादी उन्मुख अवस्था। अब देखिए इस अवस्था के अंतर्गत क्या होता है ना, इस अवस्था में ये होता है अहंकार की भावना इसमें हमें दिखाई देती है, यानी कि मैं ये करूंगा तो तू ये करेगा, मैंने ये किया तो इसके बदले तुझे ये करना होगा। इस प्रकार की अवस्था को हम क्या कहते हैं, साधनात्मक अपेक्षावादी उन्मुख अवस्था। कितनी बार ये नाम आता है एग्जाम में और कितनी बार ये आता है, और इसको जो है हम कैसे समझ सकते हैं, है ना, इसको हम समझ सकते हैं एक काम के बदले एक काम, एक काम के बदले एक काम, यानी अगर मैं आपका ये काम करूंगा तो आपको मेरा ये काम करना होगा, है ना। इसका मतलब अदला बदली की अवस्था, अदला बदली करना, है ना, एक काम के बदले एक काम। जैसे मान लीजिए ऐसा कोई प्रश्न आता है कि कक्षा 8 का या 7 का, छोटे बच्चे को हम लेते हैं 6 का ले लेते हैं ना, तो कक्षा 6 की एक विद्यार्थी है और वह अपनी पुस्तिका को दूसरे बच्चे के साथ जो है हस्तांतरित करती है या बदलती है, या जो है अदला बदली की भावना से एक पुस्तक की जगह पे दूसरी पुस्तक ले लेती है, तो यह नैतिकता के किस स्तर पर आएगी, है ना। तो किस स्तर पर आएगी, आपके पूर्व नैतिकता में आएगी, लेकिन किस अवस्था में आएगी, तो साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुख अवस्था, या अदला बदली की अवस्था, या अहंकार की अवस्था। ठीक है, हम यहाँ तक आ चुके हैं। चलते हैं अब दूसरा देखिए, दूसरी अवस्था हमने क्या कहा था, परंपरागत, कन्वेंशनल, परंपरागत स्तर, और ये होगा आपका 10 से 13 वर्ष। कहां तक होगा, 10 से 13 वर्ष तक होगा। अब ये जो आपकी परंपरागत अवस्था दिखाई दे रही है, इसमें सीधी सी बात यह है कि बालक में जो भी विकास दिखाई दे रहा है वो सारा का सारा सामाजिक मान्यताओं पर आधारित है। सामाजिक परंपराओं को वह क्या कर रहा है, स्वीकार कर रहा है ना, पूर्ण रूप से स्वीकार कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर जब वह क्या करता है, पूरा सामाजिक बन गया है बालक, यहाँ पर परंपरागत में मतलब जो भी समाज के आपके मानदंड चले आ रहे हैं उनको वह मान रहा है ना। तो इसमें जो अवस्था होगी, इसको जो हम दो अवस्थाओं में बांटेंगे वो कैसे होगी, एक होगी प्रशंसा की अवस्था। बालक ऐसा कार्य करेगा जो समाज के मानदंडों के अनुसार होगा, अनुकूल होगा, और क्या करेगा, प्रसन्नता, है ना, प्रसन्नता प्राप्त करने की उसकी ऐसी अवस्था होगी, यानी कि अच्छा लड़का और अच्छा लड़की, है ना, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की की अवस्था। प्रशंसा की अवस्था को हम क्या कहते हैं, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की की अवस्था, यानी कि बच्चा जो है सामाजिक मान्यताओं के अनुकूल व्यवहार करके स्वयं को अच्छा बनाना चाहता है। ये आपकी अवस्था इसके अंतर्गत आएगी। एक है आपका, दूसरी आएगी आपकी सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। ठीक है, दूसरी अवस्था कौन सी होगी आपके सामने,
सामाजिक व्यवस्था के सम्मान के प्रति अवस्था, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, यानी कि यहाँ पर बालक क्या करेगा, सामाजिक समझौते की जो अवस्था है, सामाजिक रूप से जो भी व्यवस्था चल रही है उसका सम्मान करेगा, वह कानूनों का क्या करेगा, पालन करेगा, और उनका पालन करना वह अपना कर्तव्य समझेगा, है ना। कानूनों का पालन करना, समाज द्वारा मान्य कानून का पालन अपना कर्तव्य, है ना। कानूनों का पालन करना यानी कि समाज के द्वारा जो नियम बताए गए हैं उन नियमों का पालन करना वह अपना कर्तव्य समझेगा, और समाज की जो व्यवस्था है उसके प्रति हमेशा सम्मान प्रदर्शित करेगा। ठीक है, ये आपकी किसके अंतर्गत आएगी, परंपरागत स्तर के अंतर्गत आएगी, और यह अवस्था 10 से जो है आपकी 13 वर्ष तक चलेगी। ठीक है, पहली और दूसरी दोनों अवस्थाएं हो गई। अब हम चलते हैं तीसरी अवस्था के अंतर्गत, है ना। तीसरी अवस्था जो आपकी है वह कौन सी थी, आत्म अंगीकृत अवस्था। आत्म अंगीकृत करना, मान लेना, है ना। यहाँ पर जो है कैसी अवस्था होगी, आत्म अंगीकृत अवस्था के अंतर्गत किस प्रकार की अवस्था होगी, सामाजिक अनुबंध उन्मुक्ता। पहली अवस्था सबसे पहले ये चलेगी कहाँ तक, 13 से प्रौढ़ावस्था तक। ठीक है, 13 से प्रौढ़ावस्था तक क्या होगी, सामाजिक अनुबंध उन्मुखता की अवस्था, है ना। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम कैसे मानेंगे, देखिए इसको हम मानेंगे कि जो आपके कानून बनाए हुए हैं ना, समझौता अवस्था भी इसको कह सकते हैं, समझौता अवस्था इसको हम कह सकते हैं। कैसे, ये क्या कह रहे हैं कि भाई समाज में जो नियम है वह कैसे होने चाहिए, लचीले होने चाहिए। व्यक्ति अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग या व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अकॉर्डिंग उन नियमों का क्या कर सके, थोड़ा सा उसमें परिवर्तन कर सके, उसमें लचीलापन होना चाहिए। और अगर नहीं है ना, तो हम उन नियमों को क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, उनकी हम अनुपालना नहीं करेंगे। इस प्रकार से, है ना, जो समझौते की जो ये अवस्था है इसको हम क्या कहते हैं, सामाजिक अनुबंध उन्मुक्ता की अवस्था भी इसको हम कहते हैं, है ना। यहाँ पर नियमों को तोड़ा जा सकता है। ठीक है, एक आती है आपकी सार्वभौमिक नीतिपरक उन्मुक्ता। सार्वभौमिक नीतिपरक उन्मुक्ता। ठीक है, ये जो आपकी अवस्था होगी वह, इस अवस्था को हम और क्या कह सकते हैं, विवेक की अवस्था, विवेक की अवस्था, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, है ना, विवेक का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। सार्वभौमिक, हम नियमों का निर्माण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, नियमों का यहाँ पर क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। इस अवस्था के अंतर्गत व्यक्ति वहां तक पहुंच जाता है, सारी सामाजिक व्यवस्थाओं को उसने समझ लिया है, सारे नियमों को उसने समझ लिया है, और सारे नियमों को उसने, और उन्हीं नियमों को वह मान्यता देगा जिन नियमों में क्या हो, व्यक्ति की या उसके विकास में जो है वो नियम क्या हो, अग्रसर उसका विकास करे, न कि उसके विकास को रोके। अगर उसके विकास को रोकने वाले या उस व्यक्ति के अनुकूल, व्यक्ति के क्या, उस व्यक्ति की परिस्थिति के अनुकूल न होने पर वह उन नियमों को क्या कर सकता है, तोड़ सकता है। वह समाज के साथ समझौतावादी व्यवहार कर सकता है। और दूसरी जो अवस्था होगी वह होगी उसके विवेक की अवस्था, यानी वह अपने विवेक का इस्तेमाल करेगा, और अगर होगा तो वह नए नियमों का पालन भी बना सकता है, नए नियमों को भी वह क्या कर सकता है, बना सकता है, और हमारे समाज में सुधार ला सकता है।
है ना, यहाँ तक यहाँ पर ये आ जाता है ना। तो तीनों ही अवस्थाएं हमने पढ़ ली है और तीनों ही अवस्था को हमने क्या कर दिया है, और जो उनके छह अवस्थाओं में जो बांटा गया है वो भी हमने आपके सामने रखा है, ठीक है ना। अब देखिए एक चीज आती है, एक चीज तो क्या है, एक टर्म है जो कोहलबर्ग ने दिया है और वो है नैतिक तर्कणा, और एक आता है आपकी नैतिक दुविधा। कभी कभी इनसे भी प्रश्न आ जाते हैं, इनको भी हम एक बार देख लेते हैं। देखिए नैतिक तर्कणा का मतलब यह है कि जब आप कोई नियम कोई निर्णय लेते हो, है ना, निर्णय लेने पर तर्क को शामिल करना, इस्तेमाल करना, तर्क को जो है उपयोग में लाना। आप जब कोई भी निर्णय लेने के लिए जाते हैं तब आप क्या करेंगे, तर्क को शामिल करेंगे। कैसे करेंगे कि अगर मैं ये काम करता हूं तो ये सक्सेस होता है इस तरीके से, ये नहीं होता है इस तरीके से। इन दोनों चीजों को आप क्या करोगे, सोचकर, और फिर अपने निर्णय में किसी भी तर्क को रख करके ये काम करना चाहिए क्योंकि इसके पीछे ये तर्क बहुत ही सॉलिड है या बहुत अच्छा तर्क है और ये काम बिल्कुल सक्सेस हो जाएगा। तो जब हम इस तरीके की बातें करते हैं तब हम उसको कहते हैं नैतिक तर्कणा। एक आती है आपकी नैतिक दुविधा। ये है ये भी निर्णय के संबंधित है कि निर्णय लेने में दुविधा, है ना, यानी कि सही और गलत को ना समझ पाना, है ना। नैतिक दुविधा हुई थी जब हिंज की कहानी सुनाई कि क्या जो है हिंज का दवा चोरी कर लाना अपनी पत्नी को देना सही था या नहीं था। जब ये स्थिति आती है तब हम इस दुविधा के अंतर्गत हो जाते हैं। और जब हम ये कहते हैं कि जो है हिंज को सही था चोरी करना दवा की, क्योंकि हम अब तर्क दे रहे हैं, क्योंकि वह अपनी पत्नी को जीवित रखना चाहता था और अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था, इसलिए वह चाहता था कि इसलिए उसने अपनी पत्नी के लिए चोरी की, है ना। तो वो नैतिक तर्कणा हो गई क्योंकि आपने एक तर्क रखा निर्णय लेने में कि जो आपने चोरी की है उसके निर्णय, आपने चोरी क्यों की है उसके पीछे आपने एक बहुत बड़ा तर्क रख दिया कि मानवता के नाते भी, है ना, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए था, दवा देनी चाहिए थी। ये तर्क हो गया, नैतिक तर्कणा हो गई, है ना। और दुविधा कि क्या सही था और क्या गलत था, मैं ये कार्य करूं या नहीं करूं, मैं दुविधा में हूं, है ना। इस प्रकार की जो आपके सामने स्थिति आती है उसे नैतिक दुविधा कहते हैं, ठीक है। तो ये जो एक छोटा सा हमने पढ़ा है आपके सामने, है ना, एक छोटा सा कोहलबर्ग का जो सिद्धांत पढ़ा है वो हमने देखा है ना। तो 1969 में इन्होंने सबसे पहले इस सिद्धांत को दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, 1981 में, है ना, 1981 में इन्होंने क्या किया है, इसमें संशोधन किया, ठीक है, और जो है अपना पूरा सिद्धांत हमारे सामने प्रस्तुत किया है ना। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा आज का ये जो हमारा सीज़न है, या सॉरी आज की जो हमारी क्लास है वो आपको बहुत पसंद आई होगी, है ना। और पसंद ही क्या, इससे तो हमारे बहुत सारे जो है क्वेश्चंस जो है आपके पूरे के पूरे सॉल्व हो जाएंगे। हमने क्वेश्चन सीरीज चलाई थी, उसमें मैंने कोहलबर्ग के बहुत कम से कम 10-20 प्रश्न आपके सामने मैंने रखे थे। अगर ये आप पढ़कर अगर क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हो तो शायद आपके एग्ज़ाम में कोहलबर्ग से कोई भी अगर आपके प्रश्न आता है तो वह गलत नहीं जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। धन्यवाद।